नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। हम लोग ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले जो गवर्नर जनरल भारत आए उनके कार्यकलाप देखे। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ साथ उनके आगे आने वाले गवर्नर का कार्य। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सुधार करने वाला गवर्नर जनरल था। दोस्तों, अंग्रेजों के कई गवर्नर जनरल आए। कुछ ने युद्ध किया तो कुछ ने राज्य को छीना दोस्त। कुछ ने कानून बदले, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक की पहचान ही अलग थी दोस्त। इनको याद रखिए, विलियम बेंटिक मतलब रिफॉर्मिस्ट गवर्नर जनरल, मतलब सुधार करने वाले गवर्नर जनरल के रूप में इनको याद रखिए दोस्त। यानी ऐसा गवर्नर जनरल जिसने भारत में कई बड़े बड़े सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मुख्य रूप से क्या किए? सामाजिक और शैक्षणिक सुधार में उनका अहम योगदान रहा दोस्त। अब समझते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब आए। तो 1828 से 1833 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्या था दोस्त? बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद इनका नाम बड़ा हो गया। बड़ा होकर क्या हो गया? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। इससे पहले क्या था दोस्त? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया दोस्त। ठीक है दोस्त। अब एक मजेदार लाइन याद करते हैं कि बेंटिक आया सुधार लेकर के, बंगाल से इंडिया तक अधिकार लेकर के। बिल्कुल सही बात है। इन्हीं के कार्यकाल में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। ठीक है दोस्त। इनके 3 बड़े काम को याद रखना है हम लोगों को। पहला काम है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। सबसे फेमस काम है सती प्रथा का अंत इन्होंने किया। 1829 में सती प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया, डिसबैंड कर दिया। ठीक है। इनमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था दोस्त। दूसरा क्या? एजुकेशन रिफॉर्म, शिक्षण संस्थान में सुधार, शिक्षा में सुधार। उनके समय अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। 1835 में मैकॉले का मिनट आया और अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट मिला, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट मिला दोस्त। अब देख लेते हैं तीसरा, संवैधानिक महत्व। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, लेकिन उसको बदल करके क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस पद पर जो पहला व्यक्ति आसीन हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। तो हम याद करेंगे कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहला बने, विलियम बेंटिक। हाँ, तो देखिए प्रश्न के साथ में, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा किसके समय में समाप्त हुई? तो विलियम बेंटिक के समय में समाप्त हुई, विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? राजा राम मोहन रॉय के समय में समाप्त हो गया दोस्त सती प्रथा। 1833 के चार्टर एक्ट से कौन सा पद बना? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। बेंटिक ने सामाजिक सुधारों से अपनी मानवता की छवि बनाई दोस्त। दोस्तों, बेंटिक को सिर्फ गवर्नर जनरल मत समझिए, इसे ऐसे याद रखिए कि यह अंग्रेज शासन में सुधार करने वाला चेहरा बन के आया। और भी कई गवर्नर जनरल आए जो हमारे राज्य को, हमारे देश को लूटे, बांटे। ठीक है, बांटो और राज करो की नीति अपनाए, लेकिन इन्होंने क्या किया? उन्होंने सुधार किया दोस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए, उस समय समाज में कुछ
बहुत बुरी प्रथाएं चल रही थी। इसमें सबसे दर्दनाक थी क्या? सती प्रथा। देख लीजिए, आग में महिला को अपना सतीत्व का प्रमाण देना पड़ता था दोस्त। कहने का मतलब है कि सती प्रथा में जब पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। उनको मजबूर किया था तो चिता पर जलने के लिए। यह बहुत ही अमानवीय प्रथा थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। यह उनका सबसे फेमस सामाजिक सुधार माना जाता है। इस सुधार में जो महत्वपूर्ण योगदान दिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, समाज को समझाया और बेंटिक ने इस सुधार को बौद्धिक समर्थन दिया दोस्त। अब दूसरा पॉइंट है ठगी प्रथा का दमन। उस समय कुछ संगठित गिरोह यात्रियों को धोखा देकर के मारते और लूटते थे। इन्हें ठग कहा जाता था। देखिए ये लोग कैसे कैसे इनको मार रहे हैं। इनको क्या कहा जाता था? इनको ठग कहा जाता था। बेंटिक के समय इस ठगी प्रथा को दबाने का प्रयास किया गया। तो याद कीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों ही समाप्त हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कन्या हत्या को रोकने का प्रयास। कई क्षेत्रों में बेटी के जन्म को बोझ मानकर कन्या हत्या जैसी अमानवीय घटना होती थी। बेंटिक ने इसे रोकने की दिशा में काम किया। इसीलिए स्लाइड की सबसे बड़ी लाइन है, बेंटिक की पहचान युद्ध से नहीं बल्कि मानवता से बनी। ठीक है दोस्त, एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम पॉइंट्स कि सती प्रथा समाप्त 1829। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, इसका सपोर्ट कौन किया सती प्रथा को समाप्त करने में? तो राजा राम मोहन राय। और ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक के काल में। कन्या हत्या को रोकने का प्रयास जो किया गया कितने काल में? कन्या हत्या को रोकने का प्रयास किया गया बेंटिक के काल में। अब मेकाले मिनट और मॉडर्न एजुकेशन बेंटिक से हम लोग देखते हैं कि क्या था मेकाले मिनट और मॉडर्न एजुकेशन में क्या इनका पहचान बना। दोस्तों, विलियम बेंटिक को केवल सामाजिक सुधार के लिए ही नहीं, यहीं तक नहीं रुकता दोस्त कि सामाजिक सुधार किया, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए। पहले अंग्रेज के सामने सवाल था, इसको डाउट था कि भारत में शिक्षा किस भाषा में दिया जाए। ठीक है दोस्त, किस तरीके से दिया जाए। एक पक्ष चाहता था कि शिक्षा संस्कृत हो, अरबी हो और फारसी हो, जैसा पारंपरिक भाषा में हो। लेकिन दूसरा पक्ष जो था, जो अंग्रेज था, वो चाहता था शिक्षा एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसी समय 1835 में मेकाले मिनट आया। अब समझते हैं कि मेकाले मिनट किसे कहते हैं। तो मेकाले मिनट 1835 में एक रिपोर्ट या फिर एक कह सकते हैं अपना एक मत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेकाले ने सुझाव दिया, बेंटिक ने उसे क्या कर दिया? लागू कर दिया दोस्त। इसीलिए स्लाइड में लिखा है मेकाले मिनट और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। मेकाले मिनट से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। यहीं से भारत की मॉडर्न एजुकेशन जो सिस्टम में बड़ा क्या आया? टर्निंग पॉइंट आया। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1835 ईस्वी में हुआ दोस्तों, इसी दौर में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिला दोस्त। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। यह भारत में मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत से जुड़ा है। यह बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। समझ ही सकते हैं कि उस समय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ, यह बहुत ही बड़ी बात सही में है। अब देखते हैं 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लेकिन 1833 के बाद इंडिया का गवर्नर जनरल बना दोस्त। आइए हम लोग समझते हैं अब डलहौजी को। किसको? डलहौजी को हम लोग समझ लेते हैं। डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता लेकिन कठोर साम्राज्यवादी। ठीक है, इनका जो वो था नीति था भारत के प्रति, वो बहुत ज्यादा कठोर था। आइए देखते हैं किस प्रकार का नीति था। दोस्तों, डलहौजी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्या है? तो एक हाथ में उन्होंने विकास लाया और दूसरे हाथ में विस्तार लाया। मतलब उसने भारत में कई मॉडर्न चीज शुरू की, लेकिन साथ ही बहुत कठोर तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य भी बढ़ाया। अब पहला पॉइंट है कि आधुनिक भारत का निर्माता। डलहौजी के समय भारत में कई नई नई सुविधाएं शुरू हो गई। रेलवे आया, टेलीग्राफ आया, डाक व्यवस्था मजबूत हुई और पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बढ़ावा मिली। तो एक बार याद कर लीजिए, ऐसे याद कीजिए, रेल, डाक, तार। ठीक है, रेल, डाक, तार व्यवस्था लाया कौन? लॉर्ड डलहौजी। अब सोचिए दोस्तों, उस समय रेलवे और टेलीग्राफ बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी दोस्त। रेलवे से सेना और माल जल्दी पहुंच सकता था, टेलीग्राफ से खबर तुरंत पहुंच सकती थी, डाक व्यवस्था से कम्युनिकेशन क्या हो गया? मजबूत हो गया दोस्त। लेकिन ध्यान रखिए, अंग्रेज ये सब केवल भारतीयों की भलाई के लिए नहीं कर रहे थे। वो इतने भोले नहीं थे कि केवल भारतीयों की भलाई के लिए ही काम करेंगे। इनका अपना भी फायदा था दोस्त, इनका अपना भी स्वार्थ था। स्वार्थ में क्या था? तो शासन को मजबूत करना चाहता था, सेना जल्दी भेजना और व्यापार बढ़ाना इसका महत्वपूर्ण कार्य था दोस्त। दूसरा अब देख लेते हैं कि कठोर कठोर साम्राज्यवादी। इन्होंने आधुनिकीकरण पर देखे क्या क्या काम किया। डलहौजी ने रेल, डाक और तार को शुरुआत किया, पीडब्ल्यू वर्क्स डिपार्टमेंट को शुरुआत किया। अब देखते हैं कि किस प्रकार डलहौजी ने साम्राज्यवाद को एकदम, कहावत है ना, दांत पर दांत बैठा करके, मतलब कि एकदम कुछ काम करना, तो एकदम पूरा कठोर नीति से उन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया। डलहौजी बहुत बड़ा इंपेरियलिस्ट था। इंपेरियलिस्ट का मतलब अपने राज्य को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहता हो। इसका सबसे फेमस हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब कि हड़प की नीति। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा के, ठीक है, शासन को, किसी राजा के अपना प्राकृतिक पुत्र, मतलब कि अपने ही अपना पुत्र, मतलब समझ रहे हैं, प्राकृतिक पुत्र, ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब कि जो इसका बेटा नहीं होता था, तो अंग्रेज उसके जो दत्तक पुत्र थे, मतलब जो गोद लेते थे, वहाँ के जो शासक थे, उनको ये नहीं मानते थे और ये नहीं मान करके क्या करते थे? उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। यानी सीधी भाषा में समझते हैं तो बेटा नहीं तो राज्य हमारा। लॉर्ड डलहौजी को देख लीजिए, कितना किसी को तकलीफ हुआ होगा कि मुझे बेटा नहीं है तो राज किसी और का हो जाएगा। तो ये कठोर नीति था इनका। इसी नीति से कई राज्यों को अंग्रेज ने अपने कब्जे में ले लिया दोस्त। डलहौजी के दो चेहरे हैं, कौन कौन? तो मॉडर्नाइजर, इन्होंने आधुनिकीकरण किया। कैसे कैसे? तो रेलवे ला करके, टेलीग्राफ ला करके, पोस्ट ला करके और पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट ला करके। और दूसरा इंपेरियलिस्ट, मतलब अपने साम्राज्य को फैलाया। कैसे कैसे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और राज्य हड़प करके इन्होंने फैलाया। डलहौजी ने रेल, डाक, तार से भारत को जोड़ा और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रियासतों, रजवाड़ों को तोड़ दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कौन कौन शिकार हुआ, आगे हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो शिकार हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, ये हुआ सतारा, जो 1848 में हुआ। संबलपुर 1829 में हुआ। फिर हुआ झांसी। झांसी पर जो चोट पड़ी कब? 1853 ईस्वी में। फिर आया नागपुर। नागपुर भी 1854 ईस्वी में कंपनी के हाथों में चला गया दोस्त।
ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले याद कीजिएगा, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन गया? सतारा चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप है, क्या है कि अवध 1856 में मिला था, अवध 1856 में मिल गया था, लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं गए थे, वो अवध को कुशासन यानी बैड गवर्नेंस के आधार पर मिला लिया दोस्त। ये एकदम वीवीआई पॉइंट है, इनको याद रखिए कि अवध जो गया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं गया था, क्योंकि उनका पुत्र था, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं गया। लेकिन अवध को दूसरा बहाना कुशासन, मतलब कि आपके पास गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है, इसको लेकर के कर दिया, इसको हटा दिया। अब डलहौजी के काल के और भी कुछ कार्य देख लेते हैं। डलहौजी के काल में विस्तार भी हुआ और सुधार भी हुआ। अब डलहौजी ने क्या क्या सुधार किए, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों डलहौजी को केवल राज्य हड़पने वाला गवर्नर जनरल मत समझिए। उसके समय अंग्रेजी शासन बहुत तेजी से फैला, लेकिन साथ साथ कुछ बड़े सुधार भी हुए दोस्त। यानी डलहौजी को कैरेक्टर दो लाइन में समझिए। एक तरफ एग्रेसिव एनेक्सेशन किया, मतलब उसको हड़पा, दूसरी तरफ मॉडर्न रिफॉर्म किया। अब देखते हैं कि इसके साथ में देखते हैं कि कौन कौन रिफॉर्म इन्होंने किया। तब पहला पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह नियम, जो 1856 में आए। उस समय समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत कठिन थी दोस्त। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं का जीवन लगभग बंद जैसा मान लिया जाता था। ऐसे समय में विधवा पुनर्विवाह, विधवा को फिर से शादी करो, को कानूनी मान्यता देना बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था दोस्त। और इतनी बड़ी फैसला लेना ये भी बहुत आसान काम नहीं है दोस्त। समाज एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है और उस ट्रेंड को विपरीत जाकर के कोई फैसला लेना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। 1856 में विडो रिमैरेज एक्ट आया। कब आया? 1856 ईस्वी में। इस सुधार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था दोस्त। उन्होंने समाज को समझाया, लेख लिखे, आंदोलन किया और विधवा पुनर्विवाह पक्ष में मजबूत आवाज उठाई। इसीलिए विधवा पुनर्विवाह एक्ट को और इससे संबंधित कार्य को ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ जोड़ा जाता है दोस्त। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है वुड डिस्पैच, जो 1854 में आया। आइए समझते हैं कि वुड्स डिस्पैच क्या था दोस्तों। इसे भारतीय शिक्षा का नाम मेघना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा व्यवस्था को संगठित करने की बात हुई है। इससे अंग्रेजी शिक्षा, विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षक का प्रशिक्षण, मतलब टीचर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, और अलग अलग स्तर की शिक्षा की दिशा मिली दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडुकेशन। डलहौजी के समय प्रशासन और कम्युनिकेशन मजबूत हुआ दोस्त। इन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ, डाक, पीडब्ल्यू और शिक्षा व्यवस्था से भारत में मॉडर्न सिस्टम की नींव रखी दोस्तों। देख रहे हैं डलहौजी कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन याद रखिए, यह सुधार केवल जनता की भलाई के लिए ही नहीं थे। इससे अंग्रेज को शासन चलाने, सेना भेजने, व्यापार बढ़ाने और सूचना जल्दी पहुंचाने में बहुत फायदा हुआ दोस्त। एग्जाम में याद रखने वाला पॉइंट है कि विडो रिमैरेज एक्ट कब आया? 1856 ईस्वी में। प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो विडो रिमैरेज करवाने में, उनको सही से एग्जीक्यूट करवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वुड डिस्पैच, जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया। और 1854 ईस्वी में आया कौन? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है शिक्षा का मेग्ना कार्टा। शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। डलहौजी को इस प्रकार याद रखिए कि ये मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट थे। इन्होंने मॉडर्न में काफी ज्यादा
सुधार किया और इनका मतलब एग्रेसिव एनेक्सेशन था। ठीक है, वो सीधा हड़प लेते थे। अब आते हैं कनिंग को देखते हैं। कैनिंग, ठीक है, कैनिंग जो था आखिरी गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय। इनको याद रखिए, ये एग्जाम का एकदम स्टार पॉइंट जिसे कहते हैं ना, ये स्टार पॉइंट है। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय था। दोस्तों, कैनिंग को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कंपनी राज का अंत और क्राउन रूल की शुरुआत। अब आइए कहानी के साथ समझते हैं। 1857 में भारत में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इसे हम 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को क्या कर दिया? झकझोर दिया, हिला दिया। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत जैसे बड़े देशों को संभाल नहीं सकती है। तो क्या किया? इसीलिए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट ने बहुत बड़ा बदलाव किया। क्या किया? पहले भारत पर शासन कौन कर रहा था? पहले शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 के युद्ध जब हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। तो 1858 के बाद शासन जो चल रहा था वो किनके हाथ में चला गया? ये अब क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में शासन चला गया। यानी कंपनी रूल समाप्त हो गया और क्राउन रूल शुरू हो गया। दोस्त, अब यहीं से सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है कि लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल था। दोस्त, लॉर्ड कैनिंग क्या था? पहला गवर्नर जनरल था। लेकिन 1858 के बाद जब क्राउन रूल शुरू हुआ तो वहीं कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन गया। ठीक है दोस्त, इनको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल था, लेकिन 1858 के बाद जब क्राउन रूल शुरू हुआ तो वहीं कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन गया। दोस्तों, इसीलिए कैनिंग की पहचान अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय। 1857 के समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दोस्त, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जुड़ा हुआ माना जाता है। इन्हीं के समय में कंपनी रूल समाप्त हो गया और क्राउन रूल शुरू हो गए। दोस्तों, इसे याद रखने की लाइन है, 1857 ने कंपनी को क्या किया? हिला दिया। 1858 ने कंपनी राज मिटा दिया। 57 ने हिला दिया और 58 ने कंपनी राज को मिटा दिया। कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया। दोस्त, ठीक है, एक मुहावरे की तरह याद है इनको कि 1857 ने कंपनी को हिला दिया, 1858 ने कंपनी राज मिला दिया, कंपनी हिला दिया, कंपनी को मिटा दिया और कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया। अब एग्जाम का जो फेवरेट पॉइंट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। अब देखते हैं क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। क्या इनका घोषणा था? प्रोक्लेमेशन क्या होता है? घोषणा। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है घोषणा, डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं। क्या घोषणा किया? तो इस घोषणा में अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों, भारतीय क्षेत्रों को भरोसा दिया कि अब उनके राज्य को बिना कारण नहीं छीना जाएगा। कहने का मतलब है जिनको पुत्र है उसको, और जिनको भी पुत्र नहीं है मतलब दत्तक पुत्र है वैसा भी है तो राज्य को नहीं छीना जाएगा, उसको संतावना दिया। किसको? भारतीय रियासत को। इसीलिए स्लाइड में लिखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त हो गया, यानी डलहौजी वाली हड़प नीति अब खत्म कर दी गई है। पहले अंग्रेज कहते थे बेटा नहीं तो राज हमारा,
लेकिन 1858 के बाद यह नीति बंद कर दी गई, इसको समाप्त कर दी गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता था कौन? गवर्नर जनरल। लेकिन जब 1858 के बाद वही पद और बड़ा अर्थ लेकर आया, जैसे मतलब कि वायसराय। वायसराय का मतलब राजा या रानी का प्रतिनिधि, ठीक है, राजा और रानी की प्रतिनिधि वायसराय का मतलब है। यानी भारत में ब्रिटिश क्राउन की तरफ से शासन देखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी। और पहला वायसराय कौन बना? तो पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन बना दोस्त? लॉर्ड कैनिंग बना। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को हम केवल 1857 के रिवोल्ट, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय के लिए ही नहीं पढ़ते, इसके समय कुछ एडुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले एडुकेशन वाला पॉइंट्स, 1857 में 3 बड़े विश्वविद्यालय बने। कौन कौन? तो कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय बने। दोस्तों याद रखिए, 1857 केवल विद्रोह का साल नहीं, इसी साल मॉडर्न हायर एजुकेशन की दिशा में भी बड़ा कदम उठा। अब दूसरा पॉइंट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज को समझ आ गया कि भारत को केवल कंपनी जैसे तरीके से चलाना आसान नहीं है, इसलिए प्रशासन में बदलाव शुरू हुए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा कानून बनाने की व्यवस्था में बदलाव हुआ। गवर्नर जनरल की काउंसिल को ज़्यादा व्यवस्थित रूप दिया गया, उसको सिस्टमाइज कर दिया गया। दोस्त ये देखते हैं अब तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि 1857 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या क्या हुआ। तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने शासन का तरीका बदल दिया, मतलब कंपनी रूल समाप्त हुई, क्राउन रूल शुरू हुआ और भारत में ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि वायसराय आया। मतलब उनका कह सकते हैं कि क्राउन की ये पपेट, मतलब क्राउन जो जो कहेगा वो करेगा। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेशन जैसे समझते हैं। यानी कैनिंग के समय 3 चीजें एक साथ याद रखनी है: विद्रोह, 1857 की विद्रोह, विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ था, और व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ व्यवस्था में? तो उस समय कंपनी रूल समाप्त होकर के क्राउन रूल पर शिफ्ट हो गए। दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।